नमस्कार साथियों। आज मैं कहानीकार प्रेमचंद की एक ज़रूरी कहानी बूढ़ी काकी पर बात करने आई हूँ। ये तो आप सब जानते ही हैं कि प्रेमचंद ग्लोबल साहित्यकार हैं, यानी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखकों में हैं और उनके उपन्यास और उनकी कहानियाँ वैश्विक रूप से लोकप्रिय हैं, प्रचलन में हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में मनुष्य जीवन से जुड़ी अनेकानेक समस्याओं का बिल्कुल यथार्थ वास्तविक चित्रण किया है। अब आप देखें कि बूढ़ी काकी ऐसी ही प्रमुख कहानी है जिसमें प्रेमचंद जी बूढ़ी काकी के वृद्धावस्था की स्थिति में, यानी बुढ़ापे की स्थिति में, कैसे वृद्धावस्था में शरीर शिथिल पड़ जाता है ना, और जीवन भर किए गए संघर्ष और कष्ट के कारण शारीरिक दुर्बलताएं, मानसिक दुर्बलताएं घेर लेती हैं व्यक्ति को। वो तन मन से स्वस्थ होते हुए भी दरअसल बच्चों के जैसा जीवन व्यतीत करने लगता है। वही लालसा, वही इच्छा, वही जिद, है ना। उसके जीवन को दरअसल वह अपने बचे खुचे जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करता है। कोई भी वृद्ध तो क्योंकि शारीरिक असमर्थता है और वृद्धों की स्थिति लगातार किस तरह दयनीय होती जा रही है और किस तरह मध्यम वर्गीय समाज में, मध्यम वर्गीय परिवार में वे एक उपेक्षित जीवन बिता रहे हैं अपनी असहाय अवस्था के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार प्रेमचंद जी दरअसल बूढ़ी काकी की दयनीय स्थिति को इस कहानी में उद्घाटित करेंगे। और कहानी में बूढ़ी काकी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं क्योंकि, और घर के कामकाज या घर की देखभाल में अपना कोई योगदान नहीं दे पाती, असमर्थ हैं। तो प्रेमचंद जी दरअसल उन्हें उनकी समस्त इंद्रियां, जैसे नेत्र, हाथ, पैर, ये सब कुछ जवाब दे चुके हैं, तो वो कोई सहयोग नहीं कर पा रही हैं। और सहयोग नहीं कर पा रही हैं तो वृद्धावस्था में क्योंकि शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, और ऐसे में उन्हें अपने बच्चों पर, ख़ास तौर पर बेटे और बहू पर आश्रित रहना पड़ता है। ठीक है, तो अब अपने क्योंकि पति है नहीं, और अब उन्हें पति की उस निशानी, यानी अपने बेटे जो अब तक अपना गर्व है, गुरूर है, अभिमान है, उसके आश्रय में अपना पूरा जीवन काटना पड़ता है। अब पति और बच्चे, एक हद तक यह स्थिति ठीक है कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि बच्चे कंट्रोल में हों, बच्चे आपके क्या कहते हैं, नियंत्रण में हों, और परिवार में यदि पति और बेटा दोनों ही देखभाल के लिए नहीं हैं। बूढ़ी काकी, कहानी का शीर्षक बूढ़ी काकी है, बूढ़ी माँ नहीं। काकी यानी जो अपने भतीजे के आश्रय में रह रही हो, पति और बेटे से वंचित है। ठीक, तो अब वह, उसका एकमात्र सहारा इस पूरे संसार में उसका भतीजा है, उसका भतीजा और उसकी पत्नी। काकी दरअसल अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व उस भतीजे को ही इस आशा में सौंप देती हैं कि अब वही उसकी देखभाल का एकमात्र जरिया है ना। इस असहाय अवस्था में जब शरीर और मानसिक कमजोरी घेरे हुए है वृद्धावस्था की अवस्था में, तो एक भतीजा ही है जो काकी की सहायता करेगा, काकी की देखभाल करेगा, सुरक्षा और संरक्षण करेगा। इसका चित्रण प्रेमचंद ने इस प्रकार किया कि भतीजे ने संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे कुली डिपों के दलालों द्वारा दिखाए गए सब्ज बाग जैसे थे। अब आप देखें कि काकी को यह उम्मीद थी कि वह बाजीवन, जितना भी जीवन बचा है, उसकी देखभाल करेगा, और संपत्ति मिलने के लालच में भतीजे ने भी काकी को अपना लिया और बड़े बड़े वायदे किए। अब वृद्धावस्था में ज़्यादातर भारतीय घरानों में, परिवारों में ज़्यादातर लोग असहाय और अकेले हो जाते हैं, है ना। और उनकी मनस्थिति, वो अपने भीतर क्या घट रहा है, किस तरह की बेचैनी, परेशानी से वे गुजर रहे हैं, किस तरह के अभाव से वो गुजर रहे हैं, भूख प्यास से वो गुजर रहे हैं, वो किसी के सामने लज्जा के कारण, संकोच के कारण व्यक्त भी नहीं कर पाते।
घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और वृद्ध लोग किसी तरह बस समय काट रहे होते हैं। तो अपने अपने कामों में जो लोग व्यस्त हैं, दरअसल जो कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ बैठकर समय तक नहीं बिता पाते। और वृद्धजन चूंकि उनके लिए करने के लिए अब कुछ है नहीं घर में, क्योंकि वो व्यस्त नहीं हैं, तो उनको सोचने के लिए बहुत कुछ है। उस अभाव को और अधिक तीव्रता से वे सोच रहे हैं, है ना। और उनके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, लगातार जो संघर्ष चल रहा है, जो बेचैनी है, तो बहुत कुछ कहने और सुनने को है, लेकिन कोई उनके पास दो घड़ी बैठकर सुनने वाला नहीं है। तो वृद्धावस्था में लोग, बुजुर्ग चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दूसरों से बात करने के लिए भी तरसते हैं और अपनी भावनाओं को एक दूसरे से बांटना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। किंतु किसी भी दूसरे कोई भी, चाहे वो सयाना है चाहे वो बच्चा है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। सब उन्हें डांट कर, उलाहने देकर आगे निकल जाते हैं कि हमें और भी काम पड़े हैं, हम लगातार आपके पास यूं ही बैठे नहीं रह सकते, खाली बैठे नहीं रह सकते। तो अब आप देख रहे हैं कि बूढ़ी काकी का भतीजा और उसकी पत्नी को लगता है कि बूढ़ी काकी 2 जून भोजन पा रही हैं, पहनने को वस्त्र पा रही हैं, घर में एक छत पा रही हैं, इतनी ज़रूरत उनकी काफ़ी है। लगातार वे बूढ़ी काकी को डांटते, फटकारते, उलाहना देते, शिकायत देते, एक वंचित और एक अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने को विवश करते हैं। इसका चित्रण प्रेमचंद जी इस प्रकार करते हैं: यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाते और घर में जाकर उन्हें खूब जोर से डांटते। जो सयाने लोग हैं, वे ये नहीं समझते कि उन्हें भी कभी वृद्धावस्था की स्थिति प्राप्त होगी, वे भी कभी बुजुर्ग होंगी, वे भी कभी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से असहाय हो जाएंगे बुढ़ापे में, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वह सह रहा है, बहुत कष्ट, शारीरिक व्यथा सह रहा है, मानसिक अभाव सह रहा है, भूख प्यास सह रहा है, और बहुत कुछ बदकही है जो कहना चाहता है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो बूढ़ी काकी हमेशा बेचैन रहती हैं कि घर में मेहमान आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें और बूढ़ी काकी को कोई 2 कान मिले जिनसे वह बोल बतिया सके, सुना सके। लेकिन हमेशा भतीजा और उसकी बहू यानी उसकी पत्नी हमेशा इस चिंता में रहते हैं, इस फिराक में रहते हैं कि कहीं लोगों की भीड़ भाड़ में बूढ़ी काकी कुछ कह न दें। आप समझ रहे हैं? तो बुढ़ापे में लोग प्रेम के, स्नेह के, सुरक्षा के, देखभाल के, परवाह के इच्छुक होते हैं, ठीक। पर माता पिता का व्यवहार वृद्धों के प्रति संवेदनापूर्ण नहीं होता। बच्चे भी वही देख रहे होते हैं जो माँ बाप उनके कर रहे होते हैं। तीसरी पीढ़ी यानी कि पोता पोती, वे भी यही देख रहे होते हैं और वो अपने माँ बाप का ही अनुकरण करते हैं। इस प्रकार इस संदर्भ में बूढ़ी काकी कहानी में काकी के प्रति जो माता पिता का दुर्व्यवहार है, उसे देखकर काकी के प्रति जो काकी बच्चों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करती है। प्रेमचंद ने इस प्रकार कहा: कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, काकी चीख मारकर, दहाड़ मारकर रोती। तो बच्चे उन्हें परेशान करते, तरह तरह से बच्चे उनके साथ शैतानी करते, परेशान करते। वृद्धावस्था में अधिकांश लोगों के मन में बड़ी बेचैनी, खिन्नता, नाराजगी, गुस्सा और जिद, हठ आ जाता है। बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि बच्चे और बूढ़े में कोई फर्क नहीं रह जाता। समाज में प्रत्येक मनुष्य को अपनी बाल्यावस्था से यानी बचपना, यौवनावस्था से यानी जब वो शक्ति से, ऊर्जा से भरपूर है, युवावस्था, और वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा जिससे बूढ़ी काकी गुजर रही हैं, हर मनुष्य को उससे गुजरना पड़ता है। अब बचपन में बच्चे सामाजिक चिंताओं से दूर होते हैं, न उन्हें कोई जिम्मेदारी होती है, न उन्हें कोई चिंता फिक्र होती है, तो वो उन सब चीज़ों से दूर होते हैं। युवावस्था में वे अपने ही जोश और जुनून में होते हैं ना, सदाबहार जिंदगी जीते हैं। इस अवस्था में युवक युवतियों को खुशियां ही खुशियां, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, सपनों से भरपूर होते हैं, इच्छाओं से, कामनाओं से भरपूर होते हैं। तो वो सोचते हैं जिंदगी बस यही है, मौज मस्ती और खुशियां। बुढ़ापे में
बुढ़ापा दरअसल जीवन का सांध्यकाल है। बुढ़ापा जीवन की सांझ है। अब इस सांझ में हर मनुष्य, प्रेमचंद यही बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य अपने तन मन से अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है, कमज़ोर हो जाता है क्योंकि, और मन से क्योंकि कमज़ोर हो जाता है तो वह बच्चों जैसा हट करने लगता है, जिद करने लगता है, क्योंकि अनदेखा किया जाता है बार बार। अब जो अनदेखा रहेगा, जो परिवार से उपेक्षित रहेगा, जिसे समारोह में, भीड़ भाड़ में, है ना, लोगों में, तीज त्योहार में, पार्टी में, अवसर में सम्मिलित न किया जाए, एक साथ न उठाया बैठाया जाए, तो वह तो उपेक्षित महसूस करेगा, वह तो अनदेखा महसूस करेगा। और अनदेखा महसूस करना, जैसे बच्चों को अनदेखा महसूस करना पसंद नहीं आता, प्रेमचंद यही बताते हैं कि कहानी में बूढ़ी काकी को भी वृद्धावस्था में वो अनदेखापन, वो इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होता। ठीक, परिवार में अब कोई आयोजन है और काकी को समय पर भोजन नहीं मिलता। काकी जोर जोर से विलाप करती है, चिल्ला चिल्ला कर रोती है। बच्चे हट करते हैं। बच्चे और बुजुर्ग में कोई खास इस तरह का फर्क नहीं रह जाता। तो इसका चित्रण भी प्रेमचंद इस तरह कहते हैं कि भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से वस्तु आती और न मिलती तो काकी जोर जोर से रोने लगती थी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का ही पुनरागमन है। पुनरागमन माने जैसे बचपना फिर से आ गया युवावस्था के बाद। क्यों? क्योंकि अब वो ऊर्जा नहीं है शरीर में, वो शक्ति नहीं है, वो खुशियाँ, वो सपने, वो उन सब चीज़ों से वह वंचित है। शरीर में व्यथा है, मन व्यथित है, बेचैन है। तो बुढ़ापा जो है वो बचपन का पुनरागमन है, फिर से आना। बाल्यावस्था की तरह ही वृद्धावस्था में भी तरह तरह की क्या कह सकते हैं, स्वाद भरे भोजन की प्रबल इच्छा होती है। ठीक है, अब घर में कोई व्रत हो, त्योहार हो, कोई समारोह हो, कोई आयोजन हो, है ना, और भिन्न भिन्न प्रकार का पकवान बन रहा हो, तो बूढ़े लोगों के मन में उसे खाने का लालच, उसकी इच्छा बच्चों जैसी ही होती है, बढ़ी हुई होती है बहुत। मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते वो, उसे नियंत्रण में उस इच्छा को नहीं कर पाते। ऐसा संदर्भ हमें बूढ़ी काकी कहानी में भी देखने को मिलता है। काकी के घर में तिलक का उत्सव है, माहौल बहुत रंगीन है, काफ़ी मेहमान आए हुए हैं, किस्म किस्म के पकवान बनाए जा रहे हैं। इस पर भी काकी चिंतन करती है, मनन करती है, सोचती है कि पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। अब घर में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं तो काकी के मन में प्रबल इच्छा भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं वो लालसा जो बच्चों जैसी है, कि बच्चे जैसे सुस्वादु भोजन के लिए कल्पना करते हैं और कहते हैं मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। तो बूढ़ी काकी भी इस तरह की कल्पना कर रही हैं। अब अधिकांश लोग वृद्धावस्था में भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाते, काबू नहीं कर पाते, असमर्थ होते हैं। कभी कभी अपनी भूख को मिटाने के लिए समाज, परिवार, कुल, मर्यादा सबको दांव पर लगा देते हैं। इस प्रकार के संदर्भ में बूढ़ी काकी कहानी में भी एक स्थान पर एक अंश आता है, आप कहानी में पढ़ा ही होगा आपने, कि परिवार के सदस्यों से बार बार तिरस्कृत होती है। अपनी गलतियों के लिए बार बार वह क्षमा भी मांगती है कि अब माफ़ कर दो, अगली दफ़ा ऐसा नहीं होगा। कभी कभी इसका एहसास परिवार के सदस्यों को भी होता है, ऐसा नहीं है, परिवार के सदस्य भी सयाने हैं और आत्मग्लानि से पीड़ित भी होते हैं। इसी संदर्भ में बूढ़ी काकी कहानी में रूपा, जो काकी की बहू है यानी भतीजे की पत्नी, काकी को जूठन खाते हुए देखकर स्तब्ध रह जाती है और अपने फैसले पर बार बार अफसोस जताती है। ठीक है, और सोचती है कि आज मेरे घर में तिलक का उत्सव था, समारोह था, बड़ी भीड़ ने खाया, सैकड़ों लोगों को मैंने छक कर भोजन कराया, किंतु जिनकी बदौलत हजारों लोग खाकर गए हैं इस उत्सव में, भरपेट मैं उसे भरपेट भोजन भी न दे सकी। रूपा यानी भतीजे की पत्नी को पछतावा होता है, पश्चाताप होता है। तो उस असहाय वृद्धा के प्रति जो रोज वह व्यवहार कर रही होती है, वह सब कुछ धीरे धीरे उसे याद आता है और पश्चाताप करने लगती है और भंडार घर में जाती है। एक थाली में सभी पकवान को परोस कर सजा कर काकी को देती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है। काकी को भोजन देखते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमानंद,
परम सुख की प्राप्ति हो गई, परमानंद की अनुभूति हो गई। इसका चित्रण प्रेमचंद कुछ इस तरह करते हैं। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी भी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। आप देखें, और हम तो देखते ही हैं कि प्रेमचंद बूढ़ी काकी कहानी में बुजुर्गों की स्थिति पर का मार्मिक चित्रण कर रहे हैं। वृद्धावस्था में कैसे ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन पर विशेष बल दे रहे हैं। और जिह्वा का स्वाद, है ना, जीभ का स्वाद, तरह तरह के चटखारे लेकर व्यंजन का स्वाद लेने की जो इच्छा प्रबल हो जाती है, जो बच्चों जैसी होती है, उसकी भी समस्या को उन्होंने प्रमुख रूप से दिखाया है। और जो परिवारहीन वृद्धा है, जैसे कि बूढ़ी काकी, परिवारहीन जब मैं कह रही हूँ बेटा, तो पूरा परिवारहीन मतलब जो अपने पिता से वंचित है और जिसका अपना कोई औलाद नहीं है, जिसकी अपना कोई बेटा नहीं है, उसे भतीजे ने आश्रय दिया है, तो वह परिवार विहीन वृद्धा स्त्री है। तो वह दूसरों के अधीन जब रहती है तो कैसे वह किन किन समस्याओं से बार बार गुजरती है, उन सामाजिक समस्याओं के बारे में भी प्रेमचंद बहुत अच्छे से बूढ़ी काकी कहानी में दिखाते हैं। तो ये तो मैंने आपको कहानी में प्रवेश करवाया। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी यह कहानी, जिसका कथानक सामाजिक समस्या पर केंद्रित है। ठीक, कथानक रोचक है, जिज्ञासापूर्ण है, उत्सुकता भरा हुआ है, करुणा भी है जगह जगह कहानी में, और इसी करुणा के कारण ही कहानी में प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, चरित्रों में परिवर्तन हो रहा है, जैसे रूपा में बदलाव आ जाता है, पश्चाताप आता है। तो कहानीकार प्रेमचंद बूढ़ी काकी के माध्यम से उस कथानक का सृजन कर रहे हैं जो मानव की स्वार्थी और कृतज्ञतापूर्ण मानसिकता का चित्रण करता है। कृतज्ञ कहते हैं बेटा जो कृतज्ञ ना हो, कृतज्ञ वो है जो उपकार न माने। भतीजे के नाम सारी संपत्ति बूढ़ी काकी ने लिख दी। जो कुछ भी अब सुख है, वैभव है भतीजे के पास और रूपा के पास, वह सब कुछ बूढ़ी काकी का दिया हुआ है। लेकिन बूढ़ी काकी को इस अवस्था में लाने का, इस अभाव में, इस पीड़ा में, इस तकलीफ में लाने का श्रेय भी तो उन्हीं दोनों को जाता है। पंडित बुधिराम हो और उनकी पत्नी रूपा हो, इनका घृणित व्यवहार जो है, इसका वर्णन करके दरअसल प्रेमचंद बूढ़ी काकी के प्रति आप सबके भीतर सहानुभूति पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, और कथानक को पूर्णता देने के लिए बुधिराम की जो बेटी है लाडली, यानी पोती, भतीजे की बेटी, वह बूढ़ी काकी से आत्मीयता के बंधन में बंधी हुई होती है, उसके प्रति सहानुभूति रखती है, और अपनी दादी के प्रति उसके मन में दया है, मोह है, ममता है। तो इसको पूर्णता लाने के लिए जब रूपा बूढ़ी काकी को उत्सव में जूठन पत्तल चाटते हुए, जूठन थाली चाटते हुए देखती है तो आत्मग्लानि से और पछतावे से भर जाती है। साथियों, प्रेमचंद जो हैं अपनी कहानियों के माध्यम से दरअसल समाज में सुधार लाना चाहते हैं, व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, और ईश्वर से डरना या बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना, स्नेह की भावना, संवेदना, इन सबको जगाना चाहते हैं। तो रूपा अंततः पछताती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, क्षमा मांगती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसकी कथा वस्तु में क्रमशः चारित्रिक विकास, हृदय का परिवर्तन और बुजुर्गों के प्रति सहानुभूति की भावना, संवेदना की भावना दिखाना प्रेमचंद का उद्देश्य है। अब आप पात्रों और चरित्रों पर अगर ज़रूरी बात कर लें तो आप पात्र देख रहे हैं, बहुत सारे पात्र इस कहानी में नहीं हैं। इस कहानी में मुख्य पात्र तो बूढ़ी काकी ही होंगी, है ना। सारी कहानी दरअसल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। कहानीकार वृद्धावस्था की स्थिति को दिखाने के लिए बूढ़ी काकी की ओर संकेत करते हैं, जो स्वादिष्ट भोजन जिसकी कमजोरी है, जो जिह्वा के स्वाद पर हट करती है, जिद करती है, तो जो स्वादिष्ट भोजन है उसकी कमजोरी है। उसके आचरण में कोई छल नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं, बहुत सीधी सरल बुजुर्ग है, जैसे और घरों में होती हैं अभावग्रस्त स्त्रियां, बुजुर्ग स्त्रियां। इसके बाद दूसरे प्रधान चरित्र आ जाएंगे बेटा, पंडित बुधिराम। अब बुधिराम दूसरे प्रमुख पात्र हैं। ये बूढ़ी काकी के भतीजे हैं, पैसों के लोभी, लालची, बात करने में चालाक, चतुर, बहुत तेज और चालाक, धूर्त,
है ना। और ये चरित्र क्योंकि स्वार्थी है, लोभी है, चतुर है, चालाक है, तो बूढ़ी काकी का सारा जायदाद हड़प कर अपने नाम लिखवाकर काकी को सुरक्षा और संरक्षण और आश्रय देने का वायदा करता है, ठीक। और बाद में उसे एक एक रोटी के लिए तरसाता है, ठीक है। तो यहां तक न केवल तरसाता है बल्कि उसे अपमानित और बेइज्जत भी करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये चरित्र हमारे समाज में, हमारे आसपास हम देखते हैं, हम इनसे टकराते हैं, हमारे देखे चिन्हे पहचाने हुए ये चरित्र हैं। रूपा है तीसरी प्रमुख पात्र, रूपा है जो बूढ़ी काकी की भतीजे की पत्नी है। अब ये प्रमुख पात्र क्या है, ये बुधिराम की अनुगामिनी है। बुधिराम जो जो करते हैं वो भी उन्हीं का अनुसरण करती है। अपने पति के देखा देखी वह भी बूढ़ी काकी के साथ बुरा बर्ताव करती है। उसके स्वभाव में तीखापन है, हालांकि तीखापन है वो कटु मिजाज की है, कड़वी जुबान की है, लड़ती है, फटकारती है ना, लेकिन भगवान से डरती है। तो प्रारंभ में बूढ़ी काकी के प्रति उसका व्यवहार अपमानजनक है, प्रताड़ित करती है, उन्हें सताती है, पत्तल चाटने तक को मजबूर कर देती है। लेकिन जब वह जूठन चाट रही होती हैं तो ईश्वर के डर से, क्योंकि बाल बच्चेदार है, तो ईश्वर के डर से वह आत्मग्लानि में और पछतावे में आ जाती है, अपनी भूल स्वीकार करती है और बूढ़ी काकी को भोजन करा देती है। अब आप देखें, बुधिराम के दो बेटे भी हैं, उनका व्यवहार भी बूढ़ी काकी के प्रति बहुत खराब है। वे जब तब शरारत करते रहते हैं, वे जब तब बूढ़ी काकी को परेशान करते हैं। इसी कहानी में एक और ज़रूरी पात्र है, बूढ़ी काकी के बराबर ही ज़रूरी पात्र है, वह है लाडली। इसके मन में, रूपा की बेटी, इसके मन में बूढ़ी काकी के प्रति बहुत सारी सहानुभूति, बहुत सारी संवेदना, आत्मीय लगाव है। हाँ, काकी को भी उससे लगाव है, परस्पर होता है बेटा, प्रेम लगाव सब कुछ परस्पर होता है। काकी को भी उस लाडली से बहुत लगाव है। लाडली अपने भाइयों से बच बचाकर बूढ़ी काकी की कोठरी में हमेशा पहुंचती है, उनके साथ बोलती बतियाती है, उनका सुनती है, खाने पीने की चीज़ें चुरा कर उनके पास लेकर जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से पात्रों की संयोजना और चरित्र चित्रण प्रेमचंद ने बखूबी किया है। बूढ़ी काकी एक सफल कहानी पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से कही जा सकती है। लाडली के चरित्र में जो शेड्स हैं, लाडली अपने माता पिता से भी डरती है, प्रेम करती है, लेकिन बूढ़ी काकी के प्रति उसे अतिरिक्त लगाव है। अब इस तरह से आप संवाद देखें, क्योंकि आप कहानी की समीक्षा कर रहे हैं, जिसे आप कथा उपकथन, कुछ कहा फिर उसके बाद क्या कहा, इसे कथोपकथन भी कहते हैं और इसी को संवाद कहते हैं। किसी भी कहानी की रीढ़ होते हैं ये संवाद, है ना, क्योंकि इन्हीं से कहानी गति पाती है, इन्हीं से कहानी में एक स्वाभाविकता आती है, एक वास्तविकता आती है। और बूढ़ी काकी कहानी में भी जो पारस्परिक संवाद हैं, कि मन की बात कहना, मन की बात मन में न रखना, या एकालाप हो रहा है, अपने आप से संवाद हो रहा है, या कोई सामने दूसरा मौजूद है उससे वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है। तो दरअसल बूढ़ी काकी, बुधिराम, रूपा जब भी कुछ बोलते हैं तो दूसरा पात्र चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। लेकिन बूढ़ी काकी और लाडली का वार्तालाप बहुत रोचक है और हम श्रोताओं को, हम पाठकों को भाता है। उसी का उदाहरण आपको दूंगी। बूढ़ी काकी पूछती है, क्या यह तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। फिर लाडली से बूढ़ी काकी ने पूछा, बूढ़ी काकी उसके हिस्से की पूरियां खाकर पेट भर लेती हैं, पेट भर जाता है। फिर काकी पूछती है, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ, पेट नहीं भरा और मांग लाओ, इच्छा नहीं भरी। आप देख रहे हैं, लोभ नहीं भरा। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के कारण बच्चों जैसी हो गई है, तो इस लोभ लालच की तुष्टि नहीं हो रही, संतोष नहीं हो रहा बूढ़ी काकी को। तो वह लाडली से कहती हैं कि जाकर कुछ और मांग लाओ। अब लाडली बेचैन हो जाती है कि मैं तो अपने हिस्से की चुरा कर लाई थी पूरियां, अब और नहीं ला सकती हूँ, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो मारेंगी। तो इससे रूपा का चरित्र भी उद्घाटित हो रहा है कि डरी हुई है बच्ची, लाडली रूपा से डरती है। तो रूपा से और बुधिराम से छुपकर वह बूढ़ी काकी को वह लगाव, वह प्रेम, वह स्नेह, वह सहानुभूति और वो संवेदना दे रही है। अब आप कहानी के वातावरण पर अगर बात करें तो वातावरण कहते हैं जो आपका परिवेश है, जो आपका आसपास है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में सामाजिक वातावरण का दृश्य खड़ा किया है।
एक परिवार में एक अकेली बूढ़ी काकी का जीवन ही नहीं है। ये बूढ़ी काकी दरअसल रिप्रेजेंट कर रही हैं ऐसे न जाने कितने बुजुर्गों को, ठीक है, कितने ही ऐसे वृद्ध हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं। बूढ़ी काकी नामक इस कहानी में देश काल बहुत सजीव है, लाइव, ऐसा लगता है आप सामने सब कुछ घटित होता देख रहे हैं, है ना। चाहे वह पंडित बुद्धिराम हो, चाहे वो रूपा हो जो बूढ़ी काकी को लगातार अपमानित और प्रताड़ित करती रहती हैं, सगाई तिलक का समारोह हो, या जूठी पत्तल चाटती हुई बूढ़ी काकी हो, या रात्रि का वातावरण हो जहां लाडली सोई हुई है और पेड़ पर कुछ देखकर, कोई आकृति देखकर डर जाती है, सहम जाती है। तो ये बड़ी बाल सुलभ चेष्टा है और लाडली का इस तरह डरना और आसपास का परिवेश प्रेमचंद ये बनाते हैं। तो कहानी में वातावरण जो है बहुत प्रभावशाली बन गया है। अब रूपा का स्वादिष्ट भोजनों पकवान से भरा हुआ थाल लेकर बूढ़ी काकी के सामने आना, यह भी वातावरण को रोमांचित कर देता है। तो इस तरह से प्रेमचंद वातावरण बनाने में भी सफल रहे हैं। कहानी के मोटिव पर आओ। हर कहानी सोद्देश्य होती है, हर कहानी कोई निश्चित उद्देश्य लेकर होती है, जिसे आप मीनिंगफुल मैसेज कहते हैं। तो हर कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। कहानी ही नहीं, मनुष्य का प्रत्येक कर्म, हर काम जो हम तुम करते हैं ना, एक छोटे से बच्चे से भी कहो कि यह कर लो तो वह कहता है इससे मेरा क्या फायदा। तो फायदा यानी किसी उद्देश्य को लेकर हर काम किया जाता है। तो कहानी भी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। कहानी का उद्देश्य केवल पाठक या श्रोता के मन को आनंदित करना नहीं होता कि कहानी सुना रहे हैं तो आनंद हो, है ना, या उत्साह बढ़े, या आपका मनोरंजन हो। मनोरंजन कहानी का उद्देश्य नहीं होता, अपितु जीवन से जुड़ी किसी न किसी समस्या का उद्घाटन, समस्या को उद्घाटित करना, समस्या की ओर आपका ध्यान खींचना, और उसका एक निश्चित लक्ष्य भी होता है। मुंशी प्रेमचंद अपनी इस कहानी बूढ़ी काकी के माध्यम से दरअसल बुद्धिराम जैसे लालची, स्वार्थी, लोभी और कृतज्ञ जो उपकार माने और कृतज्ञ जो उपकार न माने। और ये कैसा है? बुद्धिराम कृतज्ञ है, यानी वह उपकार नहीं मानता, स्वार्थी है, लोभी है, लालची है। उनके प्रति समाज में घृणा की भावना पैदा करना चाहते हैं प्रेमचंद। और बूढ़ी काकी जैसे बुजुर्गों के प्रति मानवता का, सहानुभूति का, संवेदना का, है ना, बुजुर्गों को अब हमारी सुरक्षा का, संरक्षण का जरूरत है। तो लेखक ने दरअसल वृद्धों के स्वभाव में, उनके खान पान के स्वभाव में दरअसल यह जिद दिखाकर या लालच दिखाकर, यह संतोष नहीं हो पा रहा, भूख प्यास और बढ़ी हुई है, जिह्वा का स्वाद और बढ़ा हुआ है, तो बूढ़ी काकी को दरअसल दोष युक्त अगर किया है प्रेमचंद ने तो सप्रयास किया है। यह बात मैं बताना ही चाहती थी जरूरी रूप से कि ये दरअसल दोष नहीं है। इंद्रियां जागृत हो जाती हैं वृद्धावस्था में। हर चीज़ वह जो जीवन में भरपूर नहीं किया होता, वह करने की लालसा, इच्छा दरअसल तीव्रतम हो जाती है। तो बूढ़ी काकी का इसमें दोष नहीं है, यही कहानी का उद्देश्य है। कहानी बिल्कुल स्पष्ट है कि वृद्धजनों के प्रति जो उपेक्षापूर्ण रवैया हम सयाने अपनाते हैं यह अनुचित है, और बूढ़ी काकी जैसे बुजुर्गों को दरअसल देखभाल की ज़रूरत है, सुरक्षा और संभाल की ज़रूरत है। तो प्रेमचंद इसमें सफल हुए हैं। अब आप भाषा पर बात कर लें। हर कहानी जैसे संवेदना पक्ष लिए होती है, उसका मर्म पक्ष, क्योंकि वही कहानी की आत्मा है, जिसे आप मूल संवेदना कहते हैं, जिसे आप कहानी का उद्देश्य कहते हैं, जिसे आप कहानी का संदेश कहते हैं, कथानक कहते हैं। और दूसरा एक बहुत ज़रूरी पहलू है बेटा, शैली, भाषा, है ना। बिना भाषा के देह न पाए तो भटके है बवंडर सी कविता। तो देह का पाना, देह भाषा है। कहानी की आत्मा उसकी संवेदना पक्ष है, उसका मर्म पक्ष है, मूल संवेदना है, और देह है भाषा। तो भाषा पर भी हम समीक्षा में बात करेंगे। तो दरअसल बूढ़ी काकी कहानी में भाषा शैली अपनी भाव अभिव्यक्ति को बहुत सक्षम रूप से उभारती है, क्योंकि भाषा के अभाव में कोई भी प्रस्तुति नहीं हो सकती, कोई कंटेंट ही नहीं आएगा, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कथ्य कहना ही कठिन है ना। तो मुंशी प्रेमचंद की भाषा अपने पात्रों के अनुकूल है, अपने देश काल वातावरण के अनुकूल है, और विषय के अनुकूल तो है ही। यही कारण है कि इनकी कहानियों की भाषा शैली बड़ी व्यवहारिक है,
जिसे तुम फंक्शनल हिंदी कहते हो, मतलब जो जो व्यवहार की भाषा है, जो प्रचलन की भाषा है, जो आम जन की भाषा है, वही भाषा है। क्योंकि साधारण परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है। अब साधारण से साधारण पाठक बूढ़ी काकी की उस पीड़ा को, उस अभाव को, उस असंतोष को समझे, इसके लिए मुंशी प्रेमचंद वैसी ही भाषा भी लेकर आते हैं। देखो, कहानी जहां से गढ़ी जाती है ना, जिन पात्रों, जिन चरित्रों और जिस देशकाल को लेकर कहानी गढ़ी जाती है, भाषा वहीं से लानी चाहिए। तो इसमें बूढ़ी काकी कहानी में भाषा की दृष्टि से भी प्रेमचंद सफल हुए हैं। पढ़ते समय कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि ये कठिन है, इसको समझाने की ज़रूरत है, इसको अर्थाने की ज़रूरत है। बहुत सरल लोक व्यवहार की, प्रचलन की, जो हमारी तुम्हारी आम भाषा है, वही भाषा है। आप तो ऐसा देखते हैं जैसे कि आंखों देखी सब कुछ घटित हो रहा हो। कहीं कहीं वर्णन है, वर्णन परक शैली भी है, लेकिन वो भावात्मकता को उभारने के लिए। कहीं कहीं बिंब बनेगा, चित्र बनेगा, तो ये इमेजेस जो बनते हैं दरअसल वे भी कहानी को सफल करते हैं, सार्थक करते हैं। और भाषा में हमेशा, कहानी की भाषा में हमेशा कहावत मुहावरे होंगे ही। हर कहानी में आप अपने पाठ्यक्रम में आगे भी पढ़ेंगे तो कहावतों और मुहावरों से दरअसल कहानी की भाषा को सजाया जाता है। जैसे कविता को छंदों और अलंकारों से सजाया जाता है, तो कहावत और मुहावरे जो हैं वे दरअसल कहानी की भाषा को मजबूत बनाते हैं। तो आज हमने बूढ़ी काकी के समीक्षा पक्ष को किया। अगले व्याख्यान में मैं आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी अगली कहानी लेकर आऊंगी। धन्यवाद।